नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। आज हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन खबरें लेकर आए हैं। ये तीनों खबरें इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इनमें दो खबरें तो ऐसी हैं जिन पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब इन खबरों में नई अपडेट आई है, तो वो अपडेट भी आप तक पहुंचाने का फर्ज भी हमारा ही है। आज हम उन खबरों में आई अपडेट के मायने भी आपको समझाएंगे, लेकिन जो पहली खबर होगी उसमें बात होगी जातिगत जनगणना पर आए संघ के सशर्त समर्थन की। आखिर क्यों संघ को कांग्रेस की मांग का समर्थन करना पड़ रहा है? क्या उसके समर्थन ने बीजेपी की दुविधा कम की? इसका विश्लेषण करेंगे। तो दूसरी खबर में पोस्टमार्टम होगा बुलडोजर एक्शन पर। देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या टिप्पणी की और क्या बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम ब्रेक लगेगा? तीसरी खबर में उस योजना की बात करेंगे जो चुनावी योजना साबित होती दिखाई दे रही है। इस योजना का नया चेहरा बेरोजगारी के तौर पर सामने आया है। तो जिन तीनों खबरों की हमने बात की, उनमें से पहली खबर होगी संघ का समर्थन जाति पर मंथन। दूसरी खबर होगी बुलडोजर पर लगेगा ब्रेक। तीसरी खबर है रोजगार से हुए बेरोजगार। तो चलिए इन खबरों को और बारीकी से आपको बताते हैं और चलते हैं पहली खबर पर। पिछले हफ्ते हमने जातिगत जनगणना को लेकर खबर दिखाई थी। आपको यह बताया था कि आखिर क्यों राहुल गांधी जातीय जनगणना का राग अलाप रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद करने के पीछे का मकसद भी हमने समझाया था और बीजेपी के लिए यह मुद्दा कितनी परेशानी खड़ी कर पाएगा ये जानने की कोशिश की थी। लेकिन अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातीय जनगणना पर सकारात्मक रुख दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को धर्म संकट से एक तरीके से बचा लिया है। आरएसएस ने इसका समर्थन करने का संकेत दे दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसका उपयोग राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कल्याण के लिए जातिगत आंकड़े जुटाने चाहिए। अब आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। Government needs the numbers. It takes earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. तो संघ के विचार आपने सुने। अब सवाल ये कि संघ को अपनी लीग से हटकर जातिगत जनगणना का समर्थन क्यों करना पड़ा, चलिए वो समझाते हैं। दरअसल इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं और इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से लगातार जातिगत जनगणना कराने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि एनडीए के घटक दल भी जाति जनगणना को लेकर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। जेडीयू और लोजपा सरकार में शामिल हैं, पर भी इंडिया गठबंधन के दलों के समान ही चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी समय समय पर कहा है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। शायद यही कारण है कि पार्टी ने कभी भी ऑफिशियली तौर पर जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, पर विपक्ष लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का वादा अपने मैनिफेस्टो में करके जनता के बीच ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना और जातिगत आरक्षण की विरोधी है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर इस तरह का भ्रम पैदा किया कि जनता के बीच यह संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। यही कारण रहा कि बीजेपी की सीटों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन कुछ राज्यों में चुनाव से ठीक पहले अब आरएसएस ने इस मुद्दे पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी बीजेपी की तरफ से संकेत मिल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आरएसएस के जाति संबंधी विचार बदल चुके हैं? दरअसल आमतौर पर आरएसएस वर्ण व्यवस्था को मानने वाला रहा है और गांधी जी भी वर्ण व्यवस्था की बात करते थे। गांधी जी ने बहुत पहले हरिजन में एक लेख लिखा था जिसमें वर्ण व्यवस्था की उन्होंने हिमायत की थी, लेकिन जातियों के लेकर जो मुद्दा है उसका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा जातिगत भेदभाव ही होना चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था को गांधी जी ने बताया था और आरएसएस लगभग उसी लाइन पर चलती हुई दिखाई देती थी। यही कारण है कि बहुत से लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थक के तौर पर भी देखते रहे। पर 2022 में एक पुस्तक के विमोचन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा उससे आरएसएस के प्रति इस तरह के विचार रखने वालों को जरूर धक्का लगा होगा। भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए। भागवत का कहना था कि भेदभाव का कारण बनने वाली हर चीज ताला, स्टॉक और बैरल से बाहर हो जानी चाहिए।
मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। जातिगत जनगणना के समर्थन देने के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस नेताओं के आरक्षण विरोधी बयान से भी बीजेपी को नुकसान होता रहा है, इसलिए अब आरएसएस मसले पर बैकफुट पर आया है। दरअसल सितंबर 2015 में एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की जरूरत बताई थी। उन्होंने एक राजनीतिक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका काम ये देखना था कि आरक्षण का फायदा किन लोगों को और कितने समय तक मिलना चाहिए। उनके इस बयान के ठीक बाद बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था इस चुनाव में और कहा था कि संघ आरक्षण को खत्म कराना चाहता है। कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार में इस बयान की भी बड़ी भूमिका रही थी। शायद इसी गलती से बीजेपी और आरएसएस दोनों ने सबक सीखा है। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी अब पिछड़ों और दलितों की पार्टी बनने की ओर अग्रसर दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के मुकाबले तेज गति से अपने में बदलाव किया। वह पार्टी जिसे सवर्णों और अमीरों की पार्टी माना जाता रहा, आज उसका चेहरा पिछड़ा समर्थक हो चुका है। पिछले 10 सालों में जितनी गरीबोन्मुखी योजनाएं बीजेपी सरकार ने शुरू की, उतनी कांग्रेस और समाजवादी सरकारों ने भी नहीं की थी। इस संबंध में कुछ तर्क दिए गए हैं जो वाकई में रोचक हैं। जैसे पहली बार आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति मोदी सरकार ने बनाया। पहली बार केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री इसी सरकार ने बनाए। सीएजी के पद पर पहली बार एक आदिवासी इसी सरकार यानी मोदी सरकार में आया। सरकार का इतना दबाव है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं, जो इतिहास में पहली बार हुआ। लॉ मिनिस्टर भी दलित समाज से है। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। भारी बजट वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन ओबीसी हैं। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन संघ के बयान से जो बात समझ आती है वो सिर्फ इतनी सी है कि संघ राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन इसमें शर्त लगाकर वो बीजेपी के मंतव्य को भी समर्थन दे रहा है। हो सकता है भाजपा भी जातीय जनगणना के लिए सहमत हो या सहमत होना चाहती हो, लेकिन वो अपनी इस सहमति का फायदा कांग्रेस को उठाने देना नहीं चाहती। तो आइए इस मसले पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन जी, स्वागत है आपका। जी रंजन जी, आवाज मिल रही है? स्वागत है आपका। जी, क्लियर है जी। रंजन जी, आपने सुना जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग बात कर रहे हैं, अब संघ भी उसकी सहमति दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका माने कि बीजेपी अब जातीय जनगणना कराएगी, जो जनगणना अटकी पड़ी है इस बार जनगणना हो जाएगी और जनगणना के आंकड़े आने के बाद देश की जो विकास योजना है उन सबको कुछ नई गति मिलेगी। प्रभु जी, भाजपा के लिए जो जातीय जनगणना का इश्यू है वो गले की हड्डी बन गई है। अगर जातीय जनगणना कराते हैं तो मैसेज जाएगा कि चूंकि राहुल गांधी ने डिमांड किया था तो आपको मानना पड़ा, तो विजय राहुल गांधी की होगी। राहुल गांधी अपना और पार्टी का बेस खोज रहे हैं, एक तरह से बेस को वापस लाना चाहते हैं जो पहले हुआ करता था। तो उनको लग गया कि जातीय जनगणना के मांग से हमारा जो पार्टी का बेस है वो हम वापस ला देंगे, इसलिए उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और यहां तक कह रहे हैं कि जो 50% का रिजर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद है, उसको भी हम हवा में उड़ा देंगे। तो ये बात एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, सबको सूट करता है मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से। तो मामला यह है। दूसरा जो संघ का मामला है, संघ नहीं चाहता उसके बयान या पिछला जो बैकग्राउंड रहा है, पिछले जो बयान आए हैं, जैसे बिहार में हुआ कि बिहार चुनाव के पहले एक मैसेज फैला कि जो बयान था, भागवत का बयान था, उसके कारण वो फैला। जी जी, मतलब भागवत जी ये नहीं चाहते होंगे कि हम आरक्षण मना कर दें। उनका बोलना वो समग्र देश से एक देश में एकता के उसमें आया होगा, मुझे जो लगता है। अच्छा रंजन जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और राहुल गांधी जो आबादी के आंकड़े बता रहे हैं, अभी तो जनगणना जातिगत के आंकड़े आए नहीं, पिछली जनगणना के आए नहीं थे कि 2011 वाली के, अब नई होती है जब वो समझ में आएगा। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं 50% तो ओबीसी हैं, SC ST मिला के 20% से ज़्यादा हैं, तो 70% का आंकड़ा मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर। और इसमें फिर जो है वो 20% जो है अल्पसंख्यकों को जोड़ रहे हैं, तो 90%। तो जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी क्या इस देश में लागू हो सकता है?
90% लोगों को आरक्षण दे दें तो 10% को तो अपने आप ही आरक्षण मिल जाएगा। देखिए सर, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मेरिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिकल तो नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, जब तक संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तब तक तो लाना मुश्किल है। हो सकता है पॉलिटिकल नारा हो, क्योंकि अगर आप 90% को आरक्षण कर देंगे तो आपको उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो परिणाम है, वो भी भुगतना पड़ेगा देश के हर कोने में, हर जो स्फीयर ऑफ लाइफ है। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पे ये संभव नहीं है, तकनीकी तौर पे संभव नहीं है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के लिए ये नारा सूट करता है, कांग्रेस को सूट करता है, तो वो उस नारे को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और संघ चूंकि चाहता है, इस मामले का रास्ता निकालना चाहता है, वो नहीं चाहता कि भाजपा की जो एक बेस बन चुका है पूरे देश में, उसमें कटाव हो, उसमें घटाव हो। तो संघ बहुत ही तरीके से सामने आकर के राहुल गांधी का जो एजेंडा है उसको डायलूट करना चाहता है। इसका मतलब दोनों बहुत शातिराना ढंग से दोनों पार्टियां हैं, या आरएसएस भी उसमें योगदान दे रहा है। रंजन जी बने रहिएगा हमारे साथ। अब चलते हैं हम जरा दूसरी खबर पर। कभी विकास का प्रतीक माने जाने वाला बुलडोजर इन दोनों आरोपियों पर चलने वाले चाबुक के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, एक ट्रेंड के बाद सभी ने बुलडोजर का इस्तेमाल आरोपियों को ऑन द स्पॉट सजा देने के तौर पर किया है। लेकिन अब बुलडोजर एक्शन का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आरोपी या फिर दोषी भी है तो उसके घर को नहीं गिराया जा सकता है। कोर्ट का ये कमेंट ऐसे वक्त आया है जब मध्य प्रदेश का छतरपुर का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है। यहाँ प्रशासन ने थाने पर पथराव करने वाले आरोपी की 20 करोड़ रुपए की कोठी पर यह कहते हुए बुलडोजर चला दिया था कि इसको बनाने की परमिशन नहीं ली गई थी। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन पर राजनीतिक बयानबाजी जमकर हुई। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि आखिर संविधान की शपथ लेने वाली सरकार का ये कैसा न्याय है। दूसरी तरफ बीजेपी ने यह कहकर बचाव किया कि कानून का जो उल्लंघन करेगा कानून उसे सजा देगा। लेकिन अब बुलडोजर एक्शन पर हो रही सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी अहम है और बुलडोजर एक्शन के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक पहलू क्या क्या हैं? आखिर ये बुलडोजर एक्शन यूपी से होते हुए एमपी कैसे पहुंचा? आज सुनिए साहब में हम करेंगे इसकी पड़ताल। तो अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, जो उस समय पटवा सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भोपाल से शुरुआत इसकी की थी और खास अपने विधानसभा क्षेत्र से की थी। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको हटाने के लिए उन्होंने बुलडोजर का पहली बार मध्य प्रदेश में इस्तेमाल किया था, जिससे राजधानी की सड़कों को चौड़ा किया जा सके, लोगों को सहूलियत हो, आवागमन सुगम हो सके। और ये कार्रवाई ऐसी चली कि भोपाल से इंदौर, जबलपुर, अन्य शहरों तक चलती रही। उसके बाद बाबूलाल गौर का नाम ही पड़ गया था बुलडोजर मंत्री। हालांकि अपराधियों के घर पर बुलडोजर का कल्चर उत्तर प्रदेश से आया। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। उन्होंने बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। यूपी में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद इस मॉडल को 2018 में मध्य प्रदेश में उस समय की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसके मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनाया। अपने 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर का जमकर इस्तेमाल किया। जब एमपी में शिवराज सरकार की वापसी हुई तो बुलडोजर की स्पीड बढ़ गई। शिवराज ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे वे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की तरह खुद को बुलडोजर मामा की छवि में करते दिखे। अब जरा इस बुलडोजर एक्शन के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक पहलू को भी आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। अगर बात सामाजिक पहलू की करें तो सरकार का ये एक्शन कानून से ज़्यादा जन भावनाओं पर आधारित दिखाई देता है। इसके जरिए सिस्टम अपनी ताकत दिखाकर मैसेज भी दे देता है कि संबंधित व्यक्ति को लगता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी उसके सीधे चोट पहुंचाई गई है। तो इसका आर्थिक पहलू का सबसे ताज़ा उदाहरण छतरपुर का है, जहां हाजी शहजाद अली की 20 करोड़ की हवेली पर कार्रवाई कर आरोपी को आर्थिक चोट पहुंचाई गई है। मकान तोड़ने के पीछे प्रशासन की मंशा होती है कि ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया जाए, लेकिन इसकी चपेट में कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका ऐसे मामलों से लेना देना नहीं होता।
अगर राजनीतिक पहलू की बात करें तो बुलडोजर एक्शन को राजनीति अपने अपने चश्मे से देखती है। बीजेपी नेता इसे कानून के राज के लिए जरूरी बताते हैं, वहीं विपक्ष इस कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताता है। उनका तर्क है कि सरकार का ऐसा एक्शन न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन इस सब में जो सबसे अहम पहलू है वो है कानूनी पहलू। अगर उसकी बात करें तो प्रशासन मकान तोड़ने की कार्रवाई करता है तो दलील दी जाती है कि उस शख्स ने अवैध तरीके से निर्माण किया था। लेकिन सवाल तो ये है कि जब निर्माण होता है तब अधिकारी जांच क्यों नहीं करते? समय रहते एक्शन न लेने वाले अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो आइए समझते हैं इस मसले को भी। सुप्रीम कोर्ट के जो सलाह आई है उसके बाद रंजन जी, क्या आपको लगता है कि अब बुलडोजर एक्शन बंद हो जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज ही मध्य प्रदेश के नागदा में एक साधु पर जो है कुछ बीजेपी से जुड़े लोगों ने मारपीट की, तो उसको लेकर कांग्रेस मांग कर रही है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। इस तरीके की जब विपक्ष से भी मांग उठती है तो बुलडोजर कार्रवाई तो जरूरी अपरिहार्य सी दिखाई देती है। प्रभु जी देखिए, बुलडोजर को लेके कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने खुद ही बताया कि बाबूलाल गौर जी का नाम तो बुलडोजर मंत्री था ही। तो जब भी पहले जब बुलडोजर चलते थे वो विकास को लेकर चलते थे कि डेवलपमेंट करना हमें। और देखिए रास्ते में 25-50 मकान बने हुए हैं, कोई सड़क पर कब्जा किए हुए हैं। मुझे याद है इंदौर में, प्रभु जी आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एलआईजी तिराहा है, बेसिकली चौराहा था वो, एक पूरे रोड पे कब्जा, वो दिखाई नहीं रोड। जब रोड खाली हुआ, जब वो कब्जे हटाए गए तो पूरा रोड निकल आया। जनता विरोध नहीं करती, कोई विरोध नहीं करता है। माफियाओं के खिलाफ एक्शन आप लेते हैं, उनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, वहां भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक घटना होती है और बुलडोजर वहां पहुंच जाता है। उस अपराधी के, या एक्यूज्ड है, अपराधी तो नहीं बोलेंगे, एक्यूज्ड है, आरोपी है, अभी कोर्ट ने दोष सिद्ध नहीं किया है, उसका पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है। याद कीजिए वहां पे रीवा में जो सीधी में जो उसने एक आदिवासी पर पेशाब किया था जी। उसका पूरा घर निकल गया, तोड़ दिया गया, पूरा परिवार बाहर है, खाना बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हैं, खाना वहां बना रहे हैं लोग सड़क पे। तो उसमें फिर आता है कि आप करना क्या चाहते हैं, इससे क्राइम कम होगा, ठीक, अपराधी ने जो काम किया, आप क्या कर रहे हैं, दिक्कत यहां शुरू होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हम जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको नहीं बचाना चाहते हैं, लेकिन न्याय दिखना चाहिए। अगर सरकार की हम बात करें तो फैक्ट है, अगर हम पूरे भोपाल में हम चलें, सरकारी हमले को ले लें, तो शायद 90 से 95% मकानों में या मकान इलीगल मिलेंगे आपको। कि भाई जो नक्शा बनता है, लेकिन रंजन जी इलीगल भले मकान मिले, उसकी भी एक प्रक्रिया है। यदि किसी की निजी जमीन पे है तो वो उसको कंपनसेशन किया जा सकता है, उसको जुर्माना लेकर उसको जो लीगलाइज किया जा सकता है। दूसरा ये है, यदि आपको तोड़ना ही है तो प्रायर नोटिस देने पड़ते हैं आपको। 1 महीने पहले नोटिस दीजिए, उसको कहिए कि हटाइए, वो नहीं हटाता था, दूसरा नोटिस दीजिए, उसके बाद कार्रवाई कीजिए। यहाँ तो ये नहीं, घटना हुई नहीं और सुबह वो सो के उठा आदमी बुलडोजर घर पे खड़ा है। यही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो दलील सरकार ने दी है, सरकार ने कहा हमने नोटिस दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह घटना हो रही है, जैसे बुलडोजर पहुंच रहा है तो लग रहा है जो नोटिस पेपर पे जा रहा है, पेपर पे दिया जा रहा है, वास्तविक रूप से नहीं दिया जा रहा। दिक्कत यहाँ पे आ रही है। और देखिए कि बुलडोजर चलाने से अपराध रुकता हो तो पूरे मकान गिरा दीजिए, लेकिन एक न्याय का जो सिद्धांत है वो दिखना चाहिए। क्योंकि सरकार आप हैं, आप क्रिमिनल नहीं है, अपराधी नहीं है, एक्यूज नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं कह रहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना नहीं है, लेकिन कह रहा है कि न्याय की प्रक्रिया को दिखना चाहिए। जी बिल्कुल रंजन जी, रुकिएगा जरा। खैर आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला तो नहीं सुनाया है, लेकिन संबंधित राजनीतिक दलों और उनकी सरकारों को नोटिस देकर कहा है कि वे अपने अपने तर्क दें ताकि इस बारे में एक गाइडलाइन जारी की जा सके। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में देश की शीर्ष अदालत बुलडोजर एक्शन पर क्या फैसला लेती है। चलिए अब तीसरी खबर की बात करते हैं। 1 महीने पहले यानी जुलाई में हमने अपने इसी कार्यक्रम सुनिए साहब में मध्य प्रदेश के चुनाव की जो फ्लैगशिप स्कीम है सीखो कमाओ योजना, उस पर एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने ये बताया था कि विधानसभा चुनाव के बाद ये योजना कैसे सरकार की प्राथमिकता से बाहर हो गई। उस रिपोर्ट में हमने उन युवाओं की परेशानी भी साझा की थी कि कई महीनों से उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, साथ ही उन पर फिर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा था, ये भी हमने बताया था।
वो रिपोर्ट आज हम बता रहे हैं आपको कि अब सच साबित हुई है, क्योंकि अब प्रदेश में युवा सीखो कमाओ योजना से एक बार फिर बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार की जिस योजना के जरिए अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे, वो फिर सपना ही बनकर रह गया है। सरकारी कंपनी में इंटर्नशिप करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। इसके बाद अब ये दर दर भटककर जॉब की तलाश कर रहे हैं। यानी सरकार ने जिस सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की थी, अब उसकी हकीकत सामने आई है। सरकारी पावर जनरेटिंग कंपनी ने 71 युवाओं को जो कि स्किल्ड थे, उनको जो है उनके कौशल को निखारने के लिए उनको अप्रेंटिसशिप पे रखा था। 1 साल काम कराने के बाद उनको नोटिस दे दिया गया। उनमें से एक भी 71 युवाओं में से पावर जनरेटिंग कंपनी को एक भी युवा ऐसा योग्य नहीं मिला कि वो उसको आगे नौकरी दे सके। बाकायदा उनको नोटिस दिया गया और नौकरी से चलता, जो इंटर्नशिप थी उससे चलता कर दिया गया। अब बता दें कि ये जो मामला है ये सिंगाजी पावर जनरेटिंग कंपनी में का है, जहां पर साल भर पहले सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप में शामिल किया था। ITI 12वीं पास युवाओं को 1 साल तक कंपनी में योजना के तहत रोजगार दिया गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें नौकरी ही नहीं दी गई। अब वो बेरोजगार हो गए हैं और अब सीखो कमाओ योजना के तहत जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उसकी दुहाई देते हुए फिर रहे हैं कि हमें जो है काम नहीं मिल रहा है। अब ये योजना जो थी, इसमें 12वीं पास को 8,000 रुपये, ITI पास को 8,500 रुपये, डिप्लोमा वाले को 9,000 और ग्रेजुएट को 10,000 स्टाइपेंड का प्रावधान था। कहा गया कि हुनर सीखने के साथ कमाई के पक्के रोजगार का रास्ता भी इस योजना में मिलेगा। चलिए रंजन जी से फिर समझ लेते हैं इस योजना को। रंजन जी, सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना तो बहुत कारगर साबित हुई। सीखो कमाओ योजना जो युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए लेकर आए थे, और आप एक योजना पहले भी आपको याद है कमलनाथ सरकार में आई थी, जिसकी बाहरी चर्चा हुई थी, लेकिन वो भी सिफर ही साबित हुई थी। तो उस तरीके की हर्ष को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही। हाँ, अभी तो कोई देखिए, कोई भी कदम अगर आप रोजगार पे उठा रहे हैं तो सराहनीय कदम है, उसको हम तो डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा लगता है क्योंकि युवाओं का भविष्य का मामला है, मध्य प्रदेश का भविष्य इसमें, अगर युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन आप उनके आगे का स्टेप क्या है? देखिए, हर चीज का प्रोसेस हो। आपने कहा स्किल मिल गया, ठीक है, ओके, आपने ITI दे दिया, आपने कहा इंटर्नशिप कराएंगे, अभी ठीक है, आगे का स्टेप क्या है? भाई तो नहीं मान सकते कि सरकार में ऐसे पोस्ट नहीं है, पोस्ट खाली है, पद खाली है, और जो भी यूनिट्स हैं, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब में जगह है। अब यहाँ पार्ट आता है जो सरकारी जो मशीनरी है, उन पोस्ट को आइडेंटिफाई करें और बच्चों को वहां पे जॉब दिलवाए। इस पार्ट पे सरकार फेल हो रही है। तो अगर सरकार की मंशा ठीक है, आप अगर उनको स्किल दे रहे हैं, उनको इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, उनको अग्निवीर ना बनाइए। लेकिन रंजन जी, चुनाव के पहले जिस गंभीरता के साथ ऐसी योजनाओं पे बात होती है, चुनाव के बाद उन योजनाओं के बारे में अधिकारी तो क्या नेता भी भूल जाते हैं जो नीति बनाते हैं। तो यहाँ पर केवल चुनावी लाभ के लिए योजना लागू कर दी जाती है, यही बात निकल कर सामने आ रही है ना। वो तो बेरोजगार हो गए, फिर से वो 1 साल उनका बेकार हुआ। इससे अच्छा किसी प्राइवेट बैंक में कहीं पर भी वो नौकरी कर लेते, कुछ और रोजगार अपना पान ठेला खोल लेते, तो शायद वो कुछ अपने काम करते हुए दिखाई देते, कुछ और कहते जैसे। हाँ, अगर आप पहले उनको बोल दीजिए ठीक है, आप 1 साल की इंटर्नशिप है, आगे रोजगार नहीं मिलेगा, बात खत्म, बच्चा तैयार मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा। आप अगर उसको दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं, तो ऐसी इंटर्नशिप कराना क्या फायदा जिससे कि आगे रोजगार ना मिले? अग्निवीर बना रहे हैं उनको सर 1 साल का, उनको 1 साल का अग्निवीर बना रहे हैं, तो उनको अब तो अग्निवीर में भी 50% उनको एकोमोडेट करने की बात हो रही है, सरकार बोल रही है जी। तो 50% एकोमोडेट करिए, उनमें 25% तो करिए, कुछ तो करिए। अगर सबको हटा देंगे तो फायदा क्या? बिल्कुल सही कहा रंजन जी आपने। चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो सुना आपने, सीखो कमाओ योजना हो, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे बुलडोजर एक्शन हो, सारे ये जो सरकार के कदम हैं या राजनीतिक दलों के कदम हैं, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में उनकी मंशा के कारण आ ही जाते हैं। राजनेता अपनी चुनावी लाभ की मंशा से ऐसी स्कीम्स बनाते हैं या ऐसे बयान देते हैं, इस तरीके के एक्शन लेते हैं, लेकिन उसका आम जनता को कितना फ़ायदा होता है वो देखने वाली बात है। और सुनिए साहब में हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आप अगले हफ्ते फिर कुछ नए मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।